हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पेज सिमिनिया। तो आज हम 5 जून का द हिंदू एटोल एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज कोटेशन के साथ। तो आज का कोटेशन जो है, इसका इस्तेमाल आप कहीं भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फिर स्पीच का आता है, फिर आपका क्वेश्चन आता है या फिर आपको ऐसे आता है, तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोटेशन जो है वोल्टेयर द्वारा लिखा गया था। इनका कहना है कि आई डू नॉट एग्री विद वॉट यू से, वॉट यू हैव टू से, सॉरी, बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि मैं आपके विचारों से तो भले असहमत हो सकता हूँ, लेकिन आपका जो विचार व्यक्त करने का जो राइट है उसके लिए मैं हमेशा डिफेंड करूंगा। मतलब अगर मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी ऐसा अथॉरिटी आपके जो विचारों को व्यक्त करने का जो राइट है, अगर उसको थ्रॉटल करती है, फिर उसको अगर दबाने का प्रयास करती है, तो उसके लिए मैं हमेशा, उसके लिए अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए तब भी मैं उसके लिए हमेशा लड़ूंगा। ये इनका कहना है। मतलब राइट टू स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इनके इस पूरे आर्टिकल, इस पूरे क्वेश्चन में इनका कहना है। तो जो कल का क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं फ्रेंड। उसके बाद हम जो आज का हिंदू एटोरियल उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि G7 से में का कौन पार्ट नहीं, जो आपका ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज हैं उसके कौन से पार्ट नहीं। तो आपका जो बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ये पार्ट नहीं है, बाकी आपके ऑप्शन सही है, गलत में फ्रेंड्स। तो ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका कि परमानेंट सेटलमेंट जो आपका एग्रेरियन सिस्टम है, जो आपका ब्रिटिश टाइम का आया था, तो उससे जुड़े हुए कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन क्या है आपका कि ये कॉर्नवालिस द्वारा लाया था, मीन्स लाया गया था 1793 में। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही। दूसरा ऑप्शन क्या है कि इसके अंतर्गत जो ब्रिटिशर्स थे वो डायरेक्टली पीजेंट से कलेक्ट करते थे टैक्सेस को। तो ये आपका ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि इसमें क्या होता था, इसमें आपके ज़मींदार थे, मिडिल मैन थे, उनको जो है पॉइंट किया करते थे, और उसके बाद उनके थ्रू जो है जो रेंट होता था उसको कलेक्ट करते थे। तो ये आपका ऑप्शन जो है गलत हो गया। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो सही है, बाकी ऑप्शन आपके गलत हो गया फ्रेंड्स। दूसरा आपका, आइए आपका जो हिंदू एडिटोरियल फ्रेंड्स उसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला आर्टिकल क्या है आपका? पहला आर्टिकल आपका जो है यूएसए और चाइना से रिलेशन है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो इसमें आपके इश्यूज़ हैं वो आपको जानने की आवश्यकता है। और आप देखेंगे, थोड़ा सा आप पैटर्न देखेंगे किस तरह चाइना जो है राइज कर रहा है और यूएसए की जो हेजेमनी है उसको चैलेंज करता हुआ दिख रहा है। तो क्या है अभी कुछ कॉन्टेक्स्ट, क्या है कॉन्टेक्स्ट से देखते हैं। जो अभी कुल मिला के 4 अनाउंसमेंट अभी जो हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो यूएसए ने की हैं चाइना के परिप्रेक्ष्य में, जो हमको जानना चाहिए। पहला आप क्या किए हैं अनाउंसमेंट? पहला, जैसे हम जानते हैं कि चाइना ने एक सिक्योरिटी बिल पास किया हुआ है हांगकांग में, जो फिर उसमें क्या हुआ, उसमें उसका विरोध करते हुए जो यूएसए है उन्होंने जो एक हांगकांग को स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है ट्रेड करने के लिए, उसको ख़त्म कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हम जानते हैं कि हांगकांग जो कंट्री है वहाँ पे 1 नेशन 2 सिस्टम रूल है। तो इससे क्या होता है, इससे जानते हैं कि मतलब कि जो आपका मीन्स कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे चाइना जो है नियम बना सकता है, लेकिन पूरा फ्रीडम ऑफ जो उनका बेसिक लॉ बना हुआ है अलग से, और उनको पूरा फ्रीडम दिया गया है हर चीज़ के लिए। मतलब उनका एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है। तो इस तरह दिया गया। तो देखिए, जिस तरह आप चाइना वहाँ पे जैसे लास्ट ईयर उन्होंने जो है एक एक्सट्राडिशन लॉ लाया था, जिससे काफ़ी जो है प्रोड्यूस हुआ था, और उसके बाद अभी जो है ये लॉ है। तो इससे जो है चाइना धीरे धीरे एक कह सकते हैं कि हांगकांग को मतलब कि एक ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे जो यूएसए है वो प्रोड्यूस करते हुए जो एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ ट्रेड को वो ख़त्म कर दिया है। तो ये पहला इनका अनाउंसमेंट। दूसरा क्या अनाउंसमेंट है कि जो आपके यूएसए में चाइनीज़ आपके ग्रेजुएट स्टूडेंट रहते हैं, अगर उनका कोई भी लिंक है या फिर कोई रिसर्च स्टूडेंट उनका कोई लिंक है आपके चाइना के आर्मी से, तो उनको जो है वहाँ पे एंट्री उनको यूएसए में ना दी जाए। ये पहला इनका दूसरा जो है हुआ है अनाउंसमेंट। ठीक है, तीसरा अनाउंसमेंट क्या है? तीसरा अनाउंसमेंट है कि आपका जो यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज है, अगर मान लीजिए वहाँ पे चाइनीज़ कंपनी कोई लिस्टेड हैं, अगर वो यूएसए के लॉ को नहीं मान रही तो उनको डीलिस्ट कर दिया जाए। और अभी हाल ही में किया गया है कि जो आपके पैसेंजर फ्लाइट्स होती हैं चाइना से आती हैं यूएसए में, उसको उन्होंने बैन कर दिया है। ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है क्योंकि चाइना ने भी जो है जो मीन्स आपके जो फॉरेन फ्लाइट्स थे उनको उन्होंने बैन किया हुआ है। तो ये मेनली 4 जो आपके मीन्स अनाउंसमेंट जो चाइना और यूएसए के जो अभी काफ़ी उनके रिलेशन ख़राब हुए हैं, तो उससे ये और उसको एस्केलेट करता हुआ दिख रहा है। तो क्या इश्यूज़ है ये हम देख लेते हैं एक बार। ट्रेड का इशू देखिए, हमने देखा था ट्रेड वार हुआ था लास्ट ईयर से यूएसए का और चाइना का जो है काफ़ी हद तक हुआ था। हमने देखा था उसमें काफ़ी दोनों को भारी नुकसान, दोनों ने जो है काफ़ी टैरिफ और एक कह सकते हैं कि दूसरी तरफ आपका टैरिफ जो है लगाया गया था। तो ये सब देखने को मिलने मिला था। और टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी देखिए, जो 5G आपका है हुवेई जो कर रहा है, तो उसमें यूएसए सबसे कह रहा है कि आप उनके जो आपका मीन्स उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लगाने में मत दीजिए, क्योंकि उसमें चाइना गवर्नमेंट का काफ़ी उसमें रोल है।
तो ये ऐसा कह रहे हैं। तीसरा क्या है, जैसा पैंडमिक के टाइम देखिए कितना एक हुआ था किसी, क्योंकि सभी ऐसा कह रहे हैं कि क्योंकि जो आपका कोरोना वायरस है वो एज अ उसको चाइना जो है टूल इस्तेमाल किया दूसरे हर पूरे विश्व में फैलाने के लिए, एज अ लॉजिकल वीपन उसको लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं। तो यूएसए ने भी ऐसा कहा है कि ये उसमें जो आपका चाइना है और आपका डब्ल्यूएचओ है उसको क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि इन दोनों का मतलब कह सकते हैं कि एक नेक्सस देखने को उसमें मिला हुआ। तो ये आपका कोरोना वायरस से परिप्रेक्ष्य में ये भी इशू है। तीसरा क्या है, आपका हांगकांग का इशू है। हांगकांग का इशू हमने देखा अभी क्या हुआ है वहाँ पे। तो ये मेनली अभी 4 इशूज़ हैं जो आपका यूएसए और चाइना का रिलेशन में एक तल्खी देखने को मिली है। अगर हम एक ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं जो आपके यूएस प्रेसिडेंट रहे हैं उनमें क्या रिलेशन रहा है, तो देखिए ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं तो क्या है कि अभी देखिए आपका जो 1972 में जो रिचर्ड निक्सन थे जब माओ थे उस समय, तो तब क्या बोलते हैं, एक चाइना को एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी मिली थी और इन्हीं के उससे हुआ था जो आपके रिचर्ड निक्सन थे। उसके बाद 1978 में जिमी कार्टर थे। जैसा हम जानते हैं ताइवान एक वहाँ पे है, तो वो चाइना उसको अपना एज अ नेशन का पार्ट मानता है। तो उससे क्या उनका ये कहना होता है कि आप इनसे बायलैटरली कोई ट्रेड ना करिए, कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन ना बनाए, क्योंकि वो चाइना का ही पार्ट है। लेकिन न्यूज़ से हमेशा इसको फ्लाउट करता हुआ दिख रहा है, अभी इस समय देखिए हमेशा कर रहा है। लेकिन तब जो है जब जिमी कार्टर थे 1978 में, तब उन्होंने आपका ताइवान से कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने से मना कर दिया था, क्योंकि उससे जो चाइना का इंटरेस्ट है वो सर्व हो सके। उसके बाद 1989 में जो है जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश एच डब्ल्यू बुश थे, उन्होंने भी जो है क्या किया था, उन्होंने जो एक तियानमेन स्क्वायर पे एक बहुत कहते हैं कि एक वायलेंस हुआ था, उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। लेकिन उसको दरकिनार करते हुए भी जो है यूएसए ने उनसे रिलेशन बनाया, क्योंकि उस समय भी जो उनका राइट्स का उल्लंघन हुआ था काफ़ी, लेकिन पूरा विश्व उनको साइकिल, लेकिन फिर भी यूएसए ने उनसे रिलेशन बनाया था। बिल क्लिंटन जब आए थे उस समय भी उन्होंने जो है उन्होंने बुश को क्रिटिसाइज़ किया था। लेकिन क्योंकि जो है उनको उस समय आपका WTO जो है को इस्टेब्लिश होना था, लेकिन इसलिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चाइना को क्रिटिसाइज़ नहीं किया था। तो ये मिल सकते हैं जो आपके पहले प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये किया था। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि जब का सोवियत यूनियन है, सोवियत जब का जानते हैं सोवियत यूनियन क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है पूरा विश्व जो है यूएसए और सोवियत यूनियन के मध्य जो मतलब कि रशिया जो मेनली है उसमें आपका डोमिनेटेड कंट्री था, उसके मध्य जो है बट गया था। तो लेकिन आपका जब 1919 के अराउंड 1990s के अराउंड जो है जब आपका सोवियत यूनियन का ब्रेक डाउन हुआ, उसके पहले चाइना का क्या कह सकते हैं कि क्या रोल था और क्या कैरेक्टर था, उसके बाद उनका क्या कैरेक्टर क्या चेंज हुआ वो हम देखते हैं। तो देखिए आपका जब यूएसए था उसको हमेशा जो मतलब कि जो सोवियत यूनियन के ब्रेकडाउन के पहले चाइना हमेशा से यूएसए के अंडर ही काम किया, मतलब कि यूएसए को कभी भी उनकी हेजेमनी को मतलब कह सकते हैं कि असर करने का प्रयास नहीं किया, उसको थ्वार्ट करने का प्रयास नहीं किया है हमेशा से। लेकिन अब का सोवियत यूनियन के ब्रेकडाउन के बाद जो चाइना है वो एक रेजोल्यूट हो गया अपने मन में अपने अंदर, और उन्होंने एक पैरेलल यूनिवर्स बनाने का प्रयास किया। मतलब कि जो भी आपका यूएसए की पूरे विश्व में हर चीज़ है, जैसे हम बात करते हैं ट्रेड में हो गया, हर चीज़ में एक यूएसए की हेजेमनी थी, उसके पैरेलली हर चीज़ बनाने का प्रयास किया उन्होंने। चाहे वो आपका IMF देखिए हो, चाहे आपका हर चीज़ में देखिए यूएसए का एक वहाँ पे मतलब कि है। तो चाइना ने सोचा कि इस पर एक अलग से पैरेलल एक यूनिवर्स बनाया जाए। तो उन्होंने पहला क्या किया, पहला उन्होंने जो आपका ट्रेडिंग सिस्टम था अल्टरनेट ट्रेडिंग सिस्टम बनाया। जैसा हम जानते हैं जो उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है BRI, वो इसी का पार्ट है। उन्होंने जो है आपका रोड और जो आपका मैरी टाइम है उन दोनों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का जो है उन्होंने एक कदम उठाया है, जो कि अभी सक्सेस भी होते हुए दिख रहा है। और उन्होंने एक मल्टीलेटरल बैंकिंग सिस्टम भी बनाई है। जैसा हम जानते हैं कि आपका IMF वगैरह हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उसमें यूएसए की हेजेमनी थी। उन्होंने फिर उसके अल्टरनेटिव में आपका एक मल्टीलेटरल बैंकिंग सिस्टम बनाया, जो आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, वो आपका उसमें चाइना का काफ़ी शेयर है। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ब्रिक्स का पार्ट है, उसमें भी चाइना काफ़ी सेक्टर है, जो अभी हर कंट्रीज़ को लोन देता हुआ दिख रहा है। और उन्होंने फिर अलग से अपना एक अलग से ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बनाया, जिस तरह GPS है उसी प्रकार जो है आपका उन्होंने बाइडू करके बनाया हुआ है। जैसा उन्होंने फिर डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बनाया, WeChat पे हो गया, अली पे हो गया। उन्होंने फिर जो है वर्ल्ड क्लास डिजिटल आपका नेटवर्क बनाया, जैसे हुए 5G हो गया, वो काफ़ी एडवांस्ड है। कटिंग टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, आपका जो है बहुत सारी ऐसी जो अभी बहुत प्रोमिनेंट हैं, मशीन लर्निंग, इन सब चीज़ों में अभी जो है चाइना अपनी एक हेजेमनी जो है बना रहा है। तो ये जो अमेरिका है और उनके मतलब कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनसे टेक्नोलॉजी लेके और ख़ुद अपना डेवलप करके उसको जो है चाइना ने ऐसा बनाया हुआ है। लेकिन अभी जो ट्रम्प 2017 में
पहले तो कोई जो आपके जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं उन्होंने जो है ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन ट्रम्प के आने के बाद जो उनका रियल कैरेक्टर है, जो एक कहते हैं कि डिस्गाइज था चाइना का, वो जो है उसको जाहिर किया हुआ, उसको जो है पूरे विश्व में लाया हुआ है। अलग अलग माध्यम से, ट्रेड ट्रेड के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, हर चीज़ के माध्यम से जो है उन्होंने जो है चाइना का जो ट्रू कैरेक्टर है पूरे विश्व में दिखाया हुआ है। और उनको जो है रशिया का जो एक मीन्स रशिया को एक क्लब में रखा था कि जिस तरह उनको उसी प्रकार चाइना को भी उसी क्लब में रखा है कि हाँ ये दोनों कंट्री मीन्स यूएसए के लिए चैलेंज क्रिएट कर रही हैं। अब हम जानते हैं कि यूएसए और चाइना किस तरह अपने एक दूसरे के मध्य जो है एक इंटेंगल्ड हैं। तो देखिए आपका जो यूएसए है वो जो सप्लाई चेन मेनली है आपका यूएसए में, वो चाइना पे काफ़ी डिपेंडेंट है। और उसी प्रकार जो चाइना है वो जानते हैं कि डॉलर पूरे विश्व में डॉलर पे ही ट्रेड होता है, और डॉलर जो है यूएसए की ही एक ऑफिशियल करेंसी है। तो ये चाइना उससे कभी भी सुपरसीड नहीं कर सकता उसको। तो ये दोनों देख सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर जो है डिपेंडेंट हैं। तो इससे अब दोनों अब कितना डीकपलिंग होगा। डीकपलिंग हमने देखा था कि किस तरह ये दोनों अपने आप को अलग अलग करेंगे अलग अलग क्षेत्रों में, तो वो देखने वाली बात होगी। और उससे कितना कोलेटरल डैमेज इंडिया को होगा वो भी आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन होगा ज़रूर, ये तय है। अब हम देखते हैं कि जैसे जाने कि कोल्ड वॉर की सिचुएशन बनती हुई दिख रही, तो वो क्या कोल्ड वॉर है और ये कितना है, ये हम अभी आगे इसमें देखेंगे। तो देखिए कोल्ड वॉर जब हुआ था आपका यूएसए और रशिया के मध्य हुआ था, सोवियत यूनियन मिलनी था उसमें। तो उसमें आपका जो यूएसए था और मीन्स रशिया था, वो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली काफ़ी एक दूसरे को मतलब इंटैंगल्ड है। लेकिन इस समय देखिए चाइना और यूएसए उतना इंटैंगल्ड नहीं है। लेकिन अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरह उसमें क्या है। और उसके बाद अभी देखिए जिस तरह आपका जब आपका मीन्स कोल्ड वॉर होता तो उस दोनों की मिलिट्रीज भी कह सकते हैं कि दोनों को अगेंस्ट आ गए उस, लेकिन ऐसा कुछ अभी देखने को नहीं मिला है। लेकिन एक कोल्ड वॉर की सिचुएशन बनते हुए दिख रही, ये तो जो है निश्चित है फ्रेंड। तो ये इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है आपका, नेक्स्ट आर्टिकल देखिए केरला में एक हथनी है, मतलब फीमेल कह सकते हैं कि मीन्स है एलिफेंट, पलक्कड़ जिले में जो है उसकी मृत्यु हो गई फूड बॉम्ब के थ्रू जो है फूड बॉम्ब जो है उनको जो है वो खा ली थी, एक रानास था उसको जब उन्होंने जो है इंगल्फ कर लिया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और वो प्रेग्नेंट थी। तो इससे जो आपके इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और जो आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शनिस्ट हैं उन्होंने जो है काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया हुआ है, और उसको काफ़ी उसकी निंदा भी हुई है पूरे विश्व में, और पूरे इंडिया में एक कह सकते हैं कि उनके सपोर्ट में ये चीज़ें कही गई हैं। तो हम जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये हम देख लेते हैं। तो ऐसा इसलिए हुआ फ्रेंड्स क्योंकि जो उनके रेंजेस जहाँ पे वो ट्रैवल करते हैं वो काफ़ी कम हुआ है, और जो उनका फीडिंग ग्राउंड है वो भी काफ़ी, जहाँ पे वो फीड करते हैं वो भी कम हुआ है। और जो उनका मेनली कॉरिडोर जहाँ पे उनका फ्रीली मूवमेंट होता है वो भी जो है काफ़ी मतलब घटा हुआ, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है इस आपके वेस्टर्न घाट एरिया में काफ़ी बढ़ी हुई, तो इससे जो उनका हैबिटाट है वो काफ़ी श्रिंक किया हुआ है। अभी हम बात करते हैं कि इंडिया में जो एलिफेंट हैं वो कितने हैं। तो 30,000 एलिफेंट जो अपने इंडिया में मेनली अभी हैं, जो करंट एस्टिमेट है ये उससे पाया गया है। तो देखिए एक तो जो अगर आपका जो उनका लैंडस्केप है वो रिड्यूस हो रहा है, जो आपका उनका माइग्रेटिंग पैसेज है वो रिड्यूस हो रहा है, तो इससे जो ह्यूमन टू एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने को मिला है। ये भले ही ये ना कहा जाए कि देखिए जो वुड बॉम्ब दिया गया है वो उनके लिए इंटेंडेड ना हो, लेकिन ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा देखने को मिला हुआ है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। और इसको कम करना है तो क्या करना चाहिए। देखिए जैसे हमेशा जो आपके पॉलिटिशियन हैं उन्होंने जो माधव गाडगिल की रिपोर्ट थी उसमें क्या कहा था उन्होंने, उसमें ये कहा था कि आपका वेस्टर्न घाट एरिया है उसको पूरा आपका इकोलॉजिकली सेंसिटिव जो है जोन बनाया जाए। उससे क्या होगा, इससे जो आपके कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी या फिर आपका डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट होगा उसको रोका जा सकता है। ये उनका रिपोर्ट था, तो उसको लागू करने की आवश्यकता है। और क्या करने की आवश्यकता है, जो आपके प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं मेनली जो 5% एरियाज़ हैं उसको जो है उसमें कोई भी ऐसा इंट्रूशन देखने को ना मिले, उसको सरकार को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करना चाहिए। और मान लीजिए ऐसा कोई आपका एलिफेंट मान लीजिए किसी की फार्मर किसी भी क्रॉप्स को ऐसा कर रहा है या फिर उसको क्या बोलते हैं नुकसान पहुंचा रहा है, जिस तरह अभी देखिए जो आपका अनाज जिसमें आपका बॉम्ब रख के दिया गया था वो मे भी इसे रखा दिया गया हो कि देखिए उससे क्या रीज़न है वो अभी तो निकल के नहीं आया है, मे भी वो इसीलिए दिया गया हो कि क्योंकि जो आपके जानवर हैं उनकी फसलों को ख़राब कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सरकार को एक कंपनसेशन स्कीम आनी चाहिए। मान लीजिए जो भी उनका नुकसान हो सरकार को उनको उतना पैसा देना चाहिए। तो इस पूरे आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया। नेक्स्ट आर्टिकल आपका डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ और डिफेंस रिफॉर्म जुड़ा हुआ आर्टिकल है। तो इसमें एक बात करते हैं स्विस चीज़ मॉडल के। स्विस चीज़ मॉडल क्या होता है फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं एक बार। तो स्विस चीज़ मॉडल क्या होता है कि देखिए अगर हम बात करें इस आप फिगर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि जैसा 3 स्लाइस में इसको डिवाइड किए हैं,
मेनली इस आर्टिकल में 3 स्लाइस, मतलब कि कई स्लाइस में कोई भी मान लीजिए आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो आपका कई लेयर में बटा होता है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें मान लीजिए किसी भी लेयर में मान लीजिए टॉप ऑर्डर जो होते हैं उसमें कोई कमियां होती हैं। अगर मान लीजिए जो आपके इसमें देख रहे हैं, जो आपके इसमें होल्स बने हुए हैं मेनली फ्रेंड, तो ये आपके होल्स मतलब इसमें कमियां हैं, ठीक है। और जो आपके स्लाइसेस बने हुए हैं मेनली, ये स्लाइसेस आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब लेवल हैं। तो अगर मान लीजिए एक में कहीं भी कमियां आती हैं तो उसमें वो सब सिप, आप देख रहे हैं जो आपके लाइन देख रहे हैं, ये लाइन पूरे सिप करके इस मतलब पूरे स्ट्रक्चर में वो हो जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे जो पूरे स्ट्रक्चर को जो है काफ़ी लॉस होता है। तो ये पूरा आपका जो स्विस चीज़ मॉडल है ये शो करता है। तो अभी ये मेनली इसमें देखने को मिला है। तो अभी इसको अगर हम बात करते हैं, इसको ये अपने अगर डिफेंस सेक्टर में अप्लाई करते हैं तो डिफेंस सेक्टर में ये पूरा उल्टा हो जाता है। इसमें क्या है, इसमें इनका कहना है कि मान लीजिए जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं डिफेंस सेक्टर में, जैसा अगर हम बात करते हैं जो आपके मिनिस्ट्री हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और जो आपके सर्विसेज हैं, और जो टेक्नोलॉजी सेक्टर हैं आपके, ठीक है, जो मिलने आपके R&D हैं, तो उसमें अगर ये तीनों जो हमने बात किया था तीनों लाइन की, अगर इसमें ऐसा नहीं है किसी एक कमियाँ, इसमें इनका कहना है कि डिफेंस सेक्टर में कि अगर तीनों का कोऑर्डिनेशन हो, जैसा जो आपकी मिनिस्ट्री है अगर वो ऐसा कोई पॉलिसी बना रही है, और जो आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैं और वो अच्छी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, तो जो आपका लास्ट आपका सर्विसेज, आपके आर्मी हो गई, आपकी एयरफोर्स और नेवी, उन तीनों में एक कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। तो ये स्विच चीज़ मॉडल बता रहे हैं। तो ये 3 स्लाइस की बात करते हैं। 3 स्लाइस क्या है वो हम देख लेते हैं फ्रेंड। तो 3 स्लाइस क्या है, 3 स्लाइस आपका मेनली जो आपका अभी हाल ही में आपका डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बना था वो, और आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ये आपका पहला हो गया स्लाइस हो गया। दूसरा स्लाइस क्या हो गया, डिफेंस जो आपका रिसर्च और डेवलपमेंट है आपके मेनली, और जो मेनली जो आपका डोमेस्टिक का आपके जैसा हम जो HL हो गई वो सब आपकी, ये आपका दूसरा स्लाइस बता रहे हैं। तीसरा स्लाइस क्या है आपका, जो आपके तीनों सर्विसेज हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों आपकी ये मैंने 3 स्लाइस में डिवाइड किया हुआ है इन्होंने। उसके बाद बात करते हैं कि किस तरह जो है जो एक वॉरफेयर सिनेरियो है पूरे विश्व में चेंज हुआ है। जिस तरह हम जानते हैं कि जो आपका जो वॉरफेयर है वो जैसे आपका पहले होता था उस तरह नहीं हो गया है। अब बिल्कुल उसमें स्मार्ट एम्यूनेशन आ गए हैं, कंप्यूटर प्रोसेसिंग आ गया है, नेटवर्क के माध्यम से, और स्काई रॉकेट में काफ़ी देखिए नई नई आई है टेक्नोलॉजी। एक पैरेलल वॉरफेयर जो है हर कंट्री अपने कंट्री में डेवलप कर रही हैं। तो एक इफेक्टिव और इकोनॉमिकल वॉरफेयर क्या होना चाहिए, जिसमें आपका जो इकोनॉमिक अगर टर्म में बात करें तो वो काफ़ी उसमें इकोनॉमिक हो, और कैजुअलिटी काफ़ी कम हो, और कॉस्ट इनकर्ड भी हो, और पॉलिटिकल गेन भी उसमें जो है अचीव हो। तो ये मेनली जो आपका पॉलिटिकल कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर है वो इस समय ये है। तो देखिए अभी हम आगे इसमें देखेंगे कि क्या क्या सरकार ने किया हुआ है। तो देखिए अभी हम अगर हम देखें कि क्या थ्रेट है इंडिया में अभी इस समय, तो देखिए जो आपका बॉर्डर है, आपका पाकिस्तान बॉर्डर है, उसमें जो आपका काफ़ी टेररिस्ट एक एक्टिविटी देखने को मिली है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी सालों से वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है। चाइना देखिए किस तरह एक वहाँ पे, और चाइना पाकिस्तान का नेक्सस भी देखने को मिला हुआ है। तो ये सब मेनली थ्रेट है हमारे इंडिया में। तो अगर इन तीनों को, और जो हमारी आर्मीज़ हैं वो कितना उनको कितनी आवश्यकता है मेनली, कोई जो आपके मेनली जो थ्रेट हैं उसको टैकल करने के लिए, तो मेनली अगर हम इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें तो जो आपका एयरफोर्स है उनको मिनिमम 300 फाइटर प्लेन चाहिए उनको, ऐसा कोई भी ऐसा चैलेंज शो करता है तो उसके लिए। जो आपकी आर्मी है उनको हर टाइप की गन्स की आवश्यकता है। जो आपकी नेवी है उनको बड़े बड़े शिप्स और हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता है। और अभी हम जानते हैं कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो जो आपकी डिफेंस स्पेंडिंग है वो काफ़ी हद तक कम हुई, क्योंकि वो आपके काफ़ी सारी जो कि सोशल सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, उसमें सरकार ने मूव किया हुआ है। तो अभी क्या है, अभी जो और सरकार अभी देखिए इसी मध्य जो है आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है, और वो मेनली कर रही है जो आपके आर्म्स एंड एम्यूनेशन है वो जो आपके मेनली डोमेस्टिक आपके मेनली जो HL हो गया है सब, इनसे जो है परचेज़ किए जाएँ। तो लेकिन अगर हम बात करते हैं जो आपके स्टेट ऑफ जो मेनली आपके डिफेंस मैन्युफैक्चरर हैं उसका क्या है, वो कितना उनका पोटेंशियल है। तो जो आपका HAL है वो अभी 1 साल में मेनली अगर हम बात करते हैं तो 1 साल में उनके पास मेनली 8 जो तो आपके तेजस फाइटर प्लेन्स हैं वो बना सकती है। जो आपकी आर्मी है वो अगर इम्पोर्ट नहीं करती है, तो जो आपका DRDO है वो राइफ़ल्स वगैरह बनाने में उतना सक्षम नहीं है, तो इसलिए आर्मी जो राइफ़ल्स है उनको इम्पोर्ट करती है। और जो का नेवी है उसमें भी जो है देखिए उतना जो हमारे पास एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती है वो नहीं है। उसके लिए जो आपका इंटरनल R&D है उसको अच्छा करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो आपका स्विस चीज़ मॉडल है ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर R&D में भी जो है काफ़ी अगर उसमें कुछ लूपहोल्स रहेंगे उसमें, तो फिर जो आपका एक सर्विस सेक्टर है वो उसमें सीप नहीं करेगा, मतलब उसमें एक वो अलाइन नहीं होगा। तो ये देखने को इसमें मिलेगा। तो आगे अगर हम बात करते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए,
तो सरकार जिस तरह ये कर रही है, सरकार ने भी जो अभी चेंजेस लाए हुए हैं, जैसा कि सरकार ने एक जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया हुआ है, और जो आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ये बहुत ही कमेंडेबल है। और जो सरकार ने थिएटर कमांड की बात कर रहे हैं, थिएटर कमांड क्या होता है फ्रेंड्स? थिएटर कमांड मतलब जो आपके जितने भी आर्मीज़ हैं, तीनों आर्मीज़ हैं, आपका एयर और आपका जो आपकी थल सेना है, जल सेना, वायु सेना, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन हो प्रॉपरली। तो ये इसको ये भी अभी कह सकते हैं कि ये प्रपोजल स्टेज पे है। तो इसमें ये सरकार ने किया हुआ है। और देखिएगा, हमारे कहते हैं यूएसए और चाइना, ये ऑलरेडी जो इनका थिएटर कमांड है वो बना के रखे हैं। तो यूएसए ने जो है 1986 में बनाया था, और आपका चाइना ने 2015 में ये कंसेप्ट जो है लाया था। तो इससे क्या होता है, इससे कोई भी ऐसा वॉरफेयर होता है तो उसमें कोऑर्डिनेशन देखने को हमेशा मिलता है इससे। और फिर ऐसा नहीं होता कि कोई प्रॉब्लम ऐसा हो, मान लीजिए कोई तीनों आर्मी को कोऑर्डिनेट करना, उसमें कोई कमी नहीं दिखती। तो ये मेनली ये अभी सरकार ने किया हुआ है। तो कंक्लूड करते हैं इस पूरे आर्टिकल को। तो देखिए, अगर इन दोनों जो आपका डिफेंस में आपकी मिनिस्ट्री है, और जो आपकी ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, अगर उन दोनों में अच्छी चीज़ें रहेंगी तो आपका जो सर्विस है, आपका थल सेना, वायु सेना, जल सेना, इन तीनों में कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। तो अगर कोई भी इन तीनों को अलाइन करना है, स्विस चीज़ मॉडल को जो हमने बात किया, तो जो आपका पॉलिटिकल क्षेत्र में, सिविल क्षेत्र में, और जो मिलिट्री आपका मिस लीडरशिप है, उन तीनों में कोऑर्डिनेशन की बहुत ही आवश्यकता है। और जो आपका इसमें अंत में कहते हैं, जो आपके डेंग जियोपिंग, उन्होंने कहा था शन पब्लिसिटी एंड बिल्ड कैपेबिलिटी फास्ट। मतलब क्या है, जो आपकी पब्लिसिटी है, जो सरकार कर रही है, उसको ख़त्म करें, और जो आपका कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। इस पूरे आर्टिकल में ये बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही है। एक आर्टिकल हमारा रह गया है, उसको हम जो है आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स।